सो इस चीज का बहुत ही विशेष ध्यान रखिएगा कि अलग अलग तरह के फसलों के एरिया में क्या प्रभाव पड़ा है इंडिया में, उसकी बुआई का जो क्षेत्र है उसमें क्या परिवर्तन आया है, क्या चेंज आया है। ऑयल सीड्स लगभग बराबर रहे हैं, देखिए चावल थोड़ा सा घटा है, गेहूं थोड़ा सा बढ़ा है। जितना चावल घटा है समझिए गेहूं उतना अपने आप में 1% में बढ़ा है। और जो है शुगर केन, देखिए शुगर केन जो कि घटा है। कॉटन कॉटन बढ़ा है। ठीक है, ये 4-5 चीजें भी अगर हम समझ लें ठीक से तो मुझे लगता है कि आप सही जगह पर पहुंच जाएंगे। और ये चार्ट मैंने बिना कोई पेपर देखे हुए बनाए लिए थे। ये बनाया नहीं मैंने, ये तो बना हुआ था उसी पॉकेट बुक में से कुछ एक डेटा मैंने ले लिया था। अभी आप देखेंगे कि इसी तरह के क्वेश्चन आया भी। ठीक है, ऐसे ही कुछ और टेबल्स हैं, देखिए इसमें ये क्रॉप है, ईयर वाइज प्रोडक्शन दिया हुआ है, 2019-20 का एस्टिमेट्स है अभी ये, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि जो है क्या हो रहा है। ठीक है, ऑयल सीड्स में किसका कितना प्रोडक्शन है, तो ये भी मालूम होना चाहिए कि भाई कौन कितना प्रोडक्शन हो रहा है। ये 4 ग्रुप होते हैं मुख्य रूप से, आप समझ लीजिए फूड ग्रेन्स हो गई, जो दालें हो गई, दलहन हो गया, तिलहन हो गया, और जो है कॉटन, शुगर केन। जूट भी ठीक है, जूट भी एक मुख्य फसल में आती है, तो ये समझ लिए। और टी, कॉफी और रबर, घूम घुमा के इतने में सब समाप्त हो जाता है। इतना ही आपको पढ़ना है, इससे बाहर का क्वेश्चन आएगा तो कोई बात नहीं, उसके लिए फिर जो है आपको जाने देना पड़ेगा। ठीक है, ऑल इंडिया क्रॉप क्रॉप वाइज देखिए ये प्रोडक्शन भी दिया हुआ है। ये 1900, ये गलत शायद हो गया, कोई बात नहीं मैं ठीक करके दे दूंगा। ये 1950-51 में ऐसी स्थिति थी और आगे क्या स्थिति हुई है ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जरूर ध्यान रखना है, दो चीज खाली आप याद रखिए ट्रेंड में, कि जब 1950-51 में किस फसल की क्या स्थिति थी, ठीक है, और इस समय क्या स्थिति है, और पिछले 2-3 साल में क्या ट्रेंड है। अगर इतना भी आप कर ले जाएंगे तो ये हो गया, इससे आया हुआ क्वेश्चन गलत नहीं है। कुछ मुख्य क्रॉप जो 2-4 है वो मैं आपको करा देना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है वो, जल्दी से इसको कर लेते हैं। ये डेटा ड्रिवन चीज है लेकिन कुछ समझने वाली चीजें भी हैं, तो वो करते जाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ चावल के बारे में, मान लीजिए पढ़ना शुरू करें हम, तो चावल में सबसे पहली लाइन लिखी हुई है कि ये इंडिजिनस टू इंडिया है। ये जो क्रॉप है वो भारत की ही फसल है, यानी ये पौधा जो है, इस पौधे की उत्पत्ति जो स्पीशीज है, जो वेराइटी स्पीशीज है, उसकी उत्पत्ति जो इंडियन क्रॉप की है, यानी इंडिया में ही इसका सृजन हुआ है। जब भी लाखों सालों के इवोल्यूशन में धीरे 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 करके इंडिया में पैदा हुई है। और ये किस प्रकार की फसल है भाई, ट्रॉपिकल फसल है मुख्यतः, यानी वार्म और ह्यूमिड एरियाज में पनपती है अच्छे से। तो गर्म और उष्ण जो क्षेत्र है उसमें चावल पैदा होता है, हम जानते ही हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पानी बरसने वाली, खूब पानी बरसना, इसको पानी की आवश्यकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जो है धूप की आवश्यकता नहीं होती। नहीं, सनशाइन की भी जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है। और सॉइल कैसी चाहिए भाई, खूब फर्टाइल क्लेई या लोमी सॉइल चाहिए। तो क्लेई या लोमी का क्या मतलब हुआ, अगर ये चिकनी मिट्टी पर इतना बल दे रहे हैं कि चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, तो उसका क्या अर्थ हुआ। उसका अर्थ ये हुआ, देखिए चित्र में ध्यान से देखिए, ये उसका पूरा साइकिल दिया हुआ है राइस का। हाँ, चावल की फसल का पूरा साइकिल एक दिया हुआ है कि भाई पहले जमीन होती है, फिर उसको फ्लडिंग की जाती है। देखो ये पानी शुरू हो गया, यहाँ से पानी भरना शुरू हो गया, तो जब चावल इतना बड़ा हो जाता है, इस स्टेज पे पहुंच जाता है, तब पानी थोड़ा कम कर दिया जाता है। फिर यहाँ पर आते आते पानी पूरा मिल्क स्टेज, दो दूध दूध जैसे कहते हैं, दूध आने लगे उसमें, है ना, उसमें उसकी फलियों में, तब पानी की जरूरत फिर उसके आगे नहीं रह जाती है। ये एक महत्वपूर्ण चीज समझने वाली है। तो क्योंकि इसे पानी के जल भराव की आवश्यकता पड़ती है, 5 से 5 सेंटीमीटर जैसा, 5 से 10 सेंटीमीटर जैसा, इसलिए कैसी सॉइल की जरूरत होगी। बस तो वही वही कॉन्सेप्ट वही है भाई, इसको समझते जाइए। तो इसीलिए क्लेई या लोमी सॉइल की जरूरत है कि जो थोड़ा बहुत पानी रोक सके। ठीक है। और जबरदस्त इसका प्रोडक्शन होता है, मतलब इसकी रेंज बहुत अधिक है। यानी केरला में कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कोस्टल एरियाज में, कुछ ऐसे एरियाज हैं जो सी लेवल के नीचे हैं, एक्चुअली समुद्र तल से थोड़ा नीचे वो है, वहां भी प्रोडक्शन इसका हो जाता है। और कश्मीर में चले जाइए, 2500 मीटर की हाइट वाइट पे भी कहीं कहीं चावल का प्रोडक्शन हो जाता है। तो एक बहुत ही वेरिएबल रेंज की फसल है, ये हो जाती है। जब बोया जा रहा हो, ध्यान से सुने बात को, टेम्परेचर की क्या रिक्वायरमेंट है कि जब बोया जा रहा हो तो 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। जब उस ग्रोथ का पीरियड हो तो उसमें 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और हार्वेस्ट के समय यानी कटाई के समय 25 से 30 डिग्री का ये ऐसा कर बनना चाहिए। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं, इसीलिए ये चावल जो है वो एसेंशियली क्या है, रबी इसके खरीफ की आप देखिए ये ऐसा कैसे बनेगा, धीरे 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 इस तरह से ये बढ़ता है। और कब इसकी कटाई होती है आप जानते हैं। मीन मंथ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ओवरऑल मंथ का जो टेम्परेचर है वो 24 जैसा रहे तो ठीक है।
30 के ऊपर जाएगा तो फिर जो है उसके यील्ड पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। चावल 2 तरह का जगह पे उगाया जाता है और उसी के आधार पर उसका नाम रख दिया गया है। एक अपलैंड राइस है और एक लोलैंड राइस है। ठीक है, अपलैंड राइस क्या होता है? अपलैंड राइस वो होता है जो पहाड़ी क्षेत्रों में, ऊंचे क्षेत्रों में उगाया जाता है। मार्च अप्रैल से सितंबर अक्टूबर ये इसकी साइकिल है। ठीक है, मार्च अप्रैल से शुरू हुआ, सितंबर अक्टूबर में काट कूट के खत्म कर दिया। और ये मुख्यतः वर्षा के जल पर निर्भर होता है, उसी से उसका काम हो जाता है। ठीक है, जो लो लैंड राइस है, जिसको हम चावल के रूप में जानते हैं, हम और आप मुख्य रूप से चावल जिसको समझते हैं, वो लो लैंड राइस है। वो जून से अक्टूबर के बीच उसकी साइकिल होती है और उसको बहुत अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है, वो तो हम सब जानते हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एलेबोरेट करने की। 2 तरह के मेथड हैं इसके बुवाई के, एक ट्रांसप्लांट मेथड है और एक जापानीज मेथड है। ट्रांसप्लांट मेथड क्या है दोनों सेम ही एक्चुअली, एसेंशियली थोड़ा थोड़ा अंतर है, थोड़ा थोड़ा मेथड्स में अंतर हो जाता है बस। तो ट्रांसप्लांटिंग मेथड में क्या होता है दोस्तों, कि जो डेल्टाइक एरियाज है, हमारे डेल्टा वाले जो क्षेत्र है, जहाँ खूब सारा पानी है और फ्लड प्लेन्स है, बाढ़ के क्षेत्र हैं, वहां पर पहले नर्सरी में उगाया जाता है ना। बियाड़, बियाड़ सुने होंगे गांव वाले जो लोग हैं, कि पहले बियाड़ उगाते हैं फिर बियाड़ जाके बैठा देते हैं खेत में। तो वही वाली बात है कि यस। पहले नर्सरीज में इसको ग्रो किया जाता है 5 वीक तक, 5 हफ्ते तक का जब हो जाता है फसल, जो पौधा, तब उसे ले जाके हम जो है उसकी रोपाई कर देते हैं। जो खेत पहले से हमने तैयार किया हुआ है, आपने चित्र देखा ही होगा, जो खेत तैयार होता है उसमें ये यही खेत तैयार करके फिर इसमें बैठा देते हैं ले जाके। ठीक है, और आपस में जो डिस्टेंस होती है, फायदा क्या होता है इस तरह की उसका एग्रीकल्चर का, कि हम खुद जब पौधा रोप रहे हैं आप, तो पौधे की आपस की डिस्टेंस जो है वो आप मेंटेन कर सकते हैं ना भाई। अगर स्कैटर्ड करेंगे, ऐसे ऐसे वाला बुआई करेंगे, तो उसमें आप ये नहीं इंश्योर कर पाएंगे, है कि नहीं है। तो आप 30 से 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर उसे रोक देते हैं। इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जान लीजिए कि एक होता है कि भाई पौधे का आपस में क्या कंपटीशन है, एक उनकी आपस की दूरी जो है मेंटेन रहे। दूसरी बात, वीड्स जो होती हैं, वीड से भी फायदा होता है। ठीक है, साथ साथ अगर हमने पहले से खेत तैयार किया हुआ है, आपने, आप ध्यान से सुने मेरी बात, खेत पहले से तैयार है, पानी में डूबा हुआ है अच्छे से, तो उसमें और तो कोई वीड है नहीं, कोई खरपतवार अभी इस समय है नहीं। अब आप चावल का पहले से उगा हुआ पौधा ले जाके उसमें रोप रहे हैं, जो पहले से ही थोड़ा बढ़ चुका है, अब ताकतवर है। तो अब जब वो उगना शुरू करेगा तो वो फर्स्ट पहले से ही आगे है ना। अब जो है कंपटीशन में पहले से ही आगे है। तो अब कोई खरपतवार जो उगेगा भी तो थोड़ा सा वो स्ट्रांगली ग्रो कर सकेगा चावल का पौधा। और अगर साथ साथ बोएंगे, तो जब सब साथ से साथ उगेगा तो वीड्स जो होती हैं, खरपतवार होते हैं, वो कंपटीशन में बाहर कर देंगे इन क्रॉप्स के पौधों को। ये सब बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनकी यील्ड जो है वो हायर हो जाती है। तो ये बात ध्यान रखना। जापानीज मेथड जो है वो 1953 के आसपास आया था, हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया गया था। अंतर सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर सिर्फ पौधों के आपस का अंतर ही नहीं, बल्कि पौधों को एक्चुअली एक रो में बोया जाता है। ठीक है, एक लाइन में, पंक्ति में बोया जाता है, पांति में बोया जाता है। और पंक्तियों के आपस का डिस्टेंस भी मेंटेन रखा जाता है और पौधों के आपस का भी डिस्टेंस मेंटेन रखा जाता है। ये देख लीजिए आप। ठीक है, तो रोज के बीच में कोई ये सब रटने की जरूरत नहीं, जाने रहिए बस कि जापानीज मेथड क्यों अलग है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण समझने वाली बात यह है कि उसमें हाई यील्डिंग वैरायटीज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और जब हाई यील्डिंग वैरायटीज का इस्तेमाल होगा तो उनके लिए फिर फर्टिलाइजर वगैरह भी खूब सारे लगते हैं। ये जापानीज मेथड अलग है ऐसे ट्रांसप्लांट मेथड से। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, हल्का सा आपको मालूम होना चाहिए ये सब चीजें, इसलिए मैंने बता दिया। बहुत ज्यादा इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। अब इसके बाद सीधे आपको क्या जानने की आवश्यकता है, इतनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स आप जान गए, समझ गए, तो इसके बाद सीधे आपको जानने की आवश्यकता ये है कि भाई राइस जो है वो कितने एरिया में भारत में बोया हुआ है, उसके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 स्टेट्स कौन से हैं, और चावल की पैदावार में क्या अंतर आया है पिछले 5 सालों में, और चावल जिन क्षेत्रों में एरिया एरिया वाइज क्या अंतर है। बस अगर ये समझ जाते हैं तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज जो है वो ये है, देखिए। ठीक है, आपको वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, बिहार, देखिए ना पंजाब का कमाल देखिए। पंजाब में क्या, पंजाब में वैसी वैसी परिस्थितियां हैं जैसी वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में है, नहीं है। फिर भी देखिए वो पैदा कर ले जाता है, यील्ड अपनी कर ले जाता है, इरिगेशन वगैरह का सहायता लेकर, और अदरवाइज वो कर ले आता है। तो लगभग 10,000 जैसी वैरायटीज हैं चावल की, हल्के में लेने वाला नहीं है, जिसमें से 4,000 तो हिंदुस्तान में ही बोई काटी जाती हैं। ठीक है, ये इसका, क्योंकि हम बोल चुके हैं कि मेनली ट्रॉपिकल फसल है ना,
तो उसका जो आप देख लीजिए अक्षांश, इसी अक्षांश के बीच में पैदा होता है, वो 8 से 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में अपने इधर पैदा होता है। ठीक है, जहां भी 200 सेंटीमीटर से ऊपर की होगी वर्षा, वहां तो जबरदस्त होगा। आप देख ही लीजिए, इस पूरे एरिया को देख लीजिए, तो जहां भी 200 सेंटीमीटर से ऊपर का मामला होगा और उस तरह की मिट्टी पाई जाएगी, जो कि हमने बात कर ली, क्लेई और लोमी सॉइल पाई जाएगी, दोमट और चिकनी मिट्टी का एक बढ़िया सा मिश्रण पाया जाएगा, वहां पर ये डोमिनेंट क्रॉप होगी। ठीक है, और समझने वाली बात यह है कि 40% जो इंडिया का है चावल, 40% जहां उगता है, वो वहां इरिगेशन की भी मदद लेनी पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल पर नहीं हो सकता है। पंजाब का एग्जाम्पल देख लीजिए, और नीचे के जो स्टेट्स हैं जो उगा रहे हैं उनका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। फिर मेन चीज समझने वाली बात, अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि बात ये नहीं है कि रेनफॉल जो है वो सिर्फ खूब ज्यादा हो, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, नो, इट शुड बी फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल्सो। ठीक है, यानी ऐसा जितना भी उसका जो लाइफ साइकिल है, उस पूरे लाइफ साइकिल में, ऐसे लाइफ साइकिल अगर खींच लीजिए, ऊपर का देख ही रहे हैं लाइफ साइकिल आप, ऐसा नहीं कि हचक के यहीं पर बारिश हो जाए सारी ऐसी और फिर यहाँ होबे न करे, नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। ये फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए रेनफॉल थ्रू आउट द साइकिल लाइफ ऑफ द प्लांट। ओके, कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि किसी भी महीने में 12 सेंटीमीटर से कम वर्षा ना हो। ठीक है, ये इतना तो कम से कम उसे मिलना ही चाहिए, तो काम हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे पकने की तरफ जाती है फसल, वैसे वैसे वर्षा की आवश्यकता खत्म होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, बहुत सारी वेराइटीज ऑफ सॉइल्स पे उगाया जा सकता है, लेकिन मुख्य बात समझने वाली बात क्या है कि सबसे अच्छी मिट्टी तो चिकनी और दोमट की जो है का मिश्रण जो है वो सबसे अच्छा मिट्टी माना जाता है। और एक महत्वपूर्ण चीज क्या समझने वाली है कि आप देख चुके हैं, अभी अभी देख लिया आपने, अब अंदाजा लगाना शुरू कर दीजिए कि भाई इसमें तो खेत का प्रिपरेशन है, खेत तैयार करना पड़ेगा, फिर बियाड़ बैठाना पड़ेगा, तमाम तरह का जो है, चाहे ट्रांसप्लांटिंग मेथड हो चाहे जापानीज मेथड है। तो इससे जो समझने वाली बात क्या है, वो ये है कि इसके लिए बहुत सारा लेबर चाहिए, ये लेबर इंटेंसिव क्रॉप है कि नहीं है, तो इसके लिए लेबर की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। और आप देखिए, इसीलिए ऐसे क्षेत्रों में ये बहुत अच्छे से हो रहा है जहाँ चीप लेबर उपलब्ध है। पंजाब में भी उगाते हैं, लेकिन वहां भी वो लेबर पर किस पर डिपेंड करते हैं, माइग्रेंट लेबर पर भी डिपेंड करते हैं फिर, जो कि यहाँ से जो है हमारे इस एरिया से, ईस्टर्न एरिया से माइग्रेंट लेबर जो जाते हैं, वही उसमें फिर वहां भी वो काम करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, तो ये लेबर इंटेंसिव क्रॉप है। वेस्ट बंगाल एक ऐसा इलाका है, समझिए वेस्ट बंगाल और आसपास का एक इलाका, कि वहाँ साल में देखिए ना, तीन ऐसी परिस्थितियां वहां पर हैं, क्लाइमेटिक और अदरवाइज, कि वहां 3-3 फसल ले लेता है लोग चावल की। रबी खरीफ का बात ही छोड़ दी, 3-3 फसल, तो औस, अमान और बोरो। ठीक है, ये तीन फसल काट लेते हैं वो लोग। तो जो खरीफ में होता है उसको औस बोलते हैं, अमान हो गया, और ये बोरो हो गया गर्मी वाला। ये हल्का सा ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या जानना है, होमवर्क आपका क्या है कि भाई इंडिया में कौन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वर्ल्ड में कौन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मैप इंडिया का तो मैप में ही दिया हुआ है। ठीक है, और 3 तरह से इंडिया वाले का 3 तरह से जानिएगा, प्रोडक्शन, यील्ड और एरिया। ठीक है, ये तीनों हिसाब से जान लीजिएगा तो आप फिर बैठ जाएगा। और मुख्य रूप से 5-6 फसल का ही जानना है, सबका नहीं रखना है, परेशान ना हो। और आपका दूसरा होमवर्क क्या है कि चावल की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। ठीक है, चावल की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, चावल जो है एज ए ग्रेन वो किन चीजों में जो है वो डोमिनेट करता है, कार्बोहाइड्रेट में कौन से विटामिन क्या है। आप जानते होंगे, गांव में जो लोग रहे हैं उनके वो जो मशीन चलती थी, पलेसर बोलते थे ना उसको, पलेसर, सुने हो कभी कोई, पलेसर। यस यस सर। सर, यस सर, पलेसर। इनके यहाँ पलेसर लगा हुआ है, वो एक्चुअली पॉलिशर है, पॉलिशर उसको बोलते हैं, है ना, जो पॉलिश करता है चावल को, जो जो उसके हस्क उसको अलग कर देता है, उसके छिलके को। तो जो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत ज्यादा होने से जो ऊपर की सतह है अगर वो छिल जाएगी चावल की, पॉलिश राइस की, तो जो विटामिन होते हैं, वाइटामिन जो होते हैं, ठीक है, वाइटामिन निकल जाते हैं, और इसलिए उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है, ये बात भी जाने रहिएगा। इसलिए हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका क्या है, उसमें पार बॉइलिंग करके उसको ड्राई करते रहते हैं, फिर वो धीरे धीरे वो छूट जाता है छिलका। ये हो गई चावल की बात। अब जल्दी से देख लीजिए, हाँ, वीट को देख लेते हैं 10 मिनट में। ठीक है, वीट को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। वीट की साइकिल में उतने लोचे नहीं है जितना चावल में, जितना कॉम्प्लिकेटेड था। ये इंडिजिनस नहीं है, ये इंडिया की क्रॉप नहीं है, ये बाद में लाई गई। आप सब जानते ही होंगे कि मुख्य रूप से इसका जो विस्तार है वो कब शुरू हुआ था, सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन से ठीक पहले, मतलब ये आया और फिर हाई यील्डिंग वैरायटीज वगैरह ली गई और
क्योंकि उस समय यही चुनौती थी भाई कि भारत को किसी तरह से फूड ग्रेन्स में जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए, है कि नहीं है? तो इसलिए जो है गेहूं के ऊपर डिपेंड किया गया बहुत अच्छे से, चावल तो होगा ही बहुत अच्छे से। तो इंडिजिनस नहीं है ये। कहाँ गेहूं का जन्म कहाँ माना जाता है मालूम है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। वो जो एरिया है, याद है किसी को? पढ़े थे हम लोग, मिडिल ईस्ट पढ़ रहे थे तब, दो नदियों के बीच जो सभ्यताओं का, हाँ, कटोरा जिसे कहा जाता सर है। सर फरात नदी इराक के में अभी है ना, आसपास का टिग्रिस और यूफ्रेट्स दो नदियां थी, याद होगा आपको। उनके बीच का जो डेल्टाई के जो क्षेत्र है, उनके बीच का जो मैदान है, वहां पर गेहूं की उत्पत्ति मानी जाती है, जाने रहिएगा। तो है ओल्ड वर्ल्ड का ही मतलब, लेकिन जो है वो बाद में फिर फैला है वहां से चारों तरफ। ये कंसेप्शन गलत है। ये धारणा न रख लीजिएगा कि ये यूएसए में हुआ गेहूं पैदा हुआ था, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। हाई यील्डिंग वैरायटीज वगैरह पर जरूर उनका रिसर्च है, लेकिन मुख्य रूप से एज एज ए क्रॉप, एज ए प्लांट, ये इस जगह का है। ये मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड जो होते हैं, यानी जहाँ थोड़ी ठंडक भी हो, मिड लैटिट्यूड, मध्य, याद है ना, मध्य अक्षांश जो है, उसके जो ग्रासलैंड जो है वहां की एक्चुअली ये क्रॉप है। अगर देखिए तो वहां पर ये इस अच्छे से उगता है, धीरे धीरे फैला है पूरे वर्ष विश्व में, और वहां पर जाकर सेटल हुआ है। तो इसके लिए कूल क्लाइमेट चाहिए थोड़ा, और मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, 75 सेंटीमीटर। यहाँ पर मेन चीज क्या है कि वर्षा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। समझने वाली बात है कि यहाँ जो है 100 सेंटीमीटर से ज्यादा ना हो जाए, नहीं तो फिर फसल खराब हो जाएगी पूरी पूरी तरह से। ऐसी जगहों पर भी उग जाता है जहां 20 से 25 रेनफॉल हो, सिर्फ इतने पर भी उग जाता है। कमाल की बात यह है, ठीक है। तो कम पानी होगा तो इरिगेशन से मैनेज हो जाएगा, इरिगेशन की फैसिलिटीज से मैनेज हो जाएगा, कम वर्षा होती होगी वो ठीक है, लेकिन ज्यादा हो जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। विंटर टेम्परेचर को 10 से 15 डिग्री और समर का टेम्परेचर 21 से 26 डिग्री हो तो ठीक है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पे बुआई इसकी होती है। कर्नाटक, साउथ वाले जो स्टेट्स हैं, अभी आप समझते जाएंगे, अगर कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सितंबर अक्टूबर में वो बोते हैं। हमारे यहाँ अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, और ऊंचे चले जाइए तो नवंबर दिसंबर में बोते हैं। सिंपल सी बात है, जितना ही ऊंचाई और ठंडा का और सब बढ़ता जाएगा, उतना ही देर में देर होती है उसकी बुआई, ठीक है। अगर कहीं सूखा पड़ गया, जब मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है, जब पकने की तरफ फसल बढ़ रही, उस समय सूखा नहीं पड़ना चाहिए दोस्त, ठीक है। और जो जाड़े में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो आते हैं, नहीं, जो जाड़े में वर्षा होती है, उत्तर भारतीय क्षेत्रों में जो वर्षा होती है, वो इनके लिए हल्की सी अगर वर्षा हो, हल्की हल्की, तो वो उनके लिए बहुत फायदेमंद होती है गेहूं के लिए। ये बात भी आपको ध्यान रख लेनी है, नोट कर लेना है, ठीक है। फिर देखिए तो और क्या हम जान सकते हैं इसके बारे में, कि सॉइल कैसी चाहिए भाई गेहूं के लिए, तो रह ही गया। तो जो भुरभुरी जैसे, जो जल्दी आसानी से भुरभुरी हो जाए, फ्राइबल का मतलब होता है ऐसे दबावें और क्रम्बल हो जाए, भुरभुरा जाए, ठीक है। ऐसी दोमट मिट्टी और क्ले जो है वो उसके लिए बेस्ट पाई जाती है। लेकिन ये ब्लैक सॉइल में भी हो जाता है ठीक से, ठीक है, क्योंकि इसके पास पानी को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी नहीं है ना, आप देख रहे हैं ना। इसके लिए पानी वानी का जो है वो जमाव ठहराव ये सब नहीं चाहिए, तो इसलिए एक वैरायटी ऑफ सॉइल्स में ग्रो कर लेता है गेहूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक मैंने इंटरेस्टिंग चीज अपनी तरफ से लगा रखी थी, जल्दी से बता देता हूँ। सी सुब्रमण्यम का नाम सुना है आपने? सी यस सर। सुब्रमण्यम, भारत रत्न इनको दिया गया था, ठीक है। वो जी सर। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे, शास्त्री जी के जो है वो ये कृषि मंत्री अपॉइंट किए गए थे। पहले किसी और मंत्रालय में थे, उसके बाद अचानक से जब बहुत सारे अलग अलग लोगों को दिया गया था एग्रीकल्चर का जिम्मेदारी, लेकिन कोई निभा नहीं पा रहा था ठीक से, या उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी, ऐसा कह लीजिए। तो फिर अचानक रात को 10 बजे का बात है, जो है उनको कॉल किया गया कि आपको जो है एग्रीकल्चर ये वाला मंत्रालय छोड़िए, माइंस में थे शायद पहले, और आपको एग्रीकल्चर दिया जाता है। तो कृषि मंत्रालय इनको दिया गया। प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी से इंटरेस्टिंग चीज है, 2 मिनट में बता देता। तो उनको ये दिया गया मंत्रालय, और रात रात में ही उनको नींद नहीं आया, फिर वो बैठे उसको विचार करते रहे। आगे चलकर वो नॉर्मन बोरलॉग का नाम सुना होगा आपने, नॉर्मन बोरलॉग से उन्होंने भेंट की और हाई यील्डिंग वैरायटीज लेकर आए। लेकिन उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी दोस्तों कि उस समय जो विदेशी ताकतें हैं, जो विदेशी हाथ है, उस पर बहुत, उसको बहुत संशय की दृष्टि से देखा जाता था। अभी भी, कल भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको बताऊं, अपने एक बहुत ही अच्छे विद्यार्थी से पूछा गया है, कल ही के इंटरव्यू में पूछा गया है कि यूएसए, क्या यूएसए डिपेंडेबल है, उस पर भरोसा किया जा सकता है? तो सोचिए, अभी तक जो है वो प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उस समय भी इस चीज को लेकर काफी वो था, संशय और सस्पिशन की दृष्टि से देखा जाता था कि यूएस के साइंटिस्ट का मदद ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, तमाम चीजें, ठीक है।
तो उनको बहुत ही शक की नज़र से देखा गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ तक कि विपक्ष को छोड़ दीजिए, अपने कैबिनेट में भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, खुद के कैबिनेट। तो सी सुब्रमण्यम साहब ने क्या किया कि उन्होंने अपने खुद के जो 5 एकड़ का गार्डन उनको मिनिस्टर के तौर पे एंटाइटल्ड थे, तो जो उन्हें अपना गार्डन मिला था उसी में उन्होंने उगा दिया उस गेहूं। सीड को लेकर आए और खुद उगाया और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके साबित कर दिया और कन्विंस कर दिया पूरे कैबिनेट को और सभी को, विपक्ष को। इस लेवल का कमिटमेंट। और फिर उन्हें भारत रत्न दिया गया। आप जानते, ये जो MS स्वामीनाथन साहब हैं, वर्गीज कुरियन साहब हैं, है ना, जो ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, अंत में अगर देखिए तो मूल मूल में उनके सब यही है। सी सुब्रमण्यम साहब ने ही ये सब शुरू किया था, उन्होंने इन सबको फिर अपॉइंट किया था। ठीक है, जाने रहिएगा इस चीज को। गेहूं के बारे में अगर ये देखते, ये पूरी हिस्ट्री एक दे दी है मैंने हल्की सी, कि कब क्या कौन सी महत्वपूर्ण चीज हुई है गेहूं को लेकर। स्टेट्स देख लीजिए, आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश जो है वो गेहूं में है ना, गेहूं के मामले में। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, एक अच्छा ये चक्रा भी मिल गया। ये बहुत बढ़िया डायग्राम मिल गया। इसमें ये दिखाया गया है कि कितने एरिया में बोया हुआ है और कितना परसेंटेज वो प्रोडक्शन में है। तो एरिया और प्रोडक्शन दोनों साथ साथ दे दिया यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे यूपी में देखिए, यूपी का एग्जांपल देखिए कि 33% एरिया में बोया गया है और 32% उसका टोटल शेयर है। समझ गए बात? तो एरिया का शेयर और प्रोडक्शन का दोनों का शेयर इसमें दिया गया है। ये आप एक नजर देख लीजिएगा। अब इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या हो गई, ऑड मैन आउट। पंजाब देखिए कितने परसेंट एरिया में बोया हुआ है, सिर्फ 12%। सबको दिख रहा होगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, इतना तो दिख रहा होगा, है ना। 12% में बोया हुआ है। यस सर। और उसका शेयर कितना है प्रोडक्शन में, 18%। इससे क्या समझ गया आप, तुरंत समझ जाना चाहिए आपको। यहाँ इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता होगा, खूब गहन खेती की जाती होगी, मशीनों का उपयोग होता है, फर्टिलाइजर का उपयोग होता होगा, है कि नहीं। इसीलिए इनकी यील्ड जो है वो सबसे ज्यादा होती होगी, इसलिए प्रोडक्शन ज्यादा कर पा रहे हैं कम एरिया के बावजूद भी। इस तरह का एनालिटिकल माइंड रखिएगा तो आपको आसानी रहेगी। ये चार्ट वगैरह दिया है, इसको अपडेट कर लीजिएगा आप। लेटेस्ट जो डेटा आता है इंडिया ईयर बुक या कहीं इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में जहां भी मिल जाए, हल्का सा देख लीजिएगा कि कोई चेंज तो नहीं हो गया है कहीं पिछले 19-20 में। जनरली होता नहीं है इतने शॉर्ट टर्म में, लेकिन ठीक है। ये बात हो गई। अब हम लॉग आउट कर जाते हैं और 2 ही 3 मिनट में लॉग इन करेंगे वापस। और फिर हम आएंगे कुछ महत्वपूर्ण और फसलें जो फूड ग्रेन्स में ही है, वो हल्का हल्का मैं आपको बता देता हूँ। फिर हम जाएंगे कमर्शियल क्रॉप्स पे, और फिर हम जाएंगे यूपीएससी के प्रीलिम्स का पेपर के एनालिसिस पे। ठीक है, तो अभी लॉग आउट कर जाते हैं। मैं तुरंत लिंक भेजूंगा और आप लोग ज्वाइन होना शुरू कर दीजिएगा। इस बार टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करें।